तो आज के वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे एएनएम के कैंडिडेट हैं, आप लोगों को पता है कि मैं डेली सुबह 7 बजे आप सभी के लिए कंटिन्यू मैं क्लास करा रहा हूं, जहां पे 100 के आसपास मैं क्वेश्चन को देखता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे वीडियो का लेवल बढ़ेगा आगे, वैसे वैसे क्वेश्चन का भी लेवल अच्छे अच्छे आएंगे। आज हम और भी अच्छे टॉपिक को लाए हैं, जहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा और ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है। चलिए करते हैं शुरू, और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके व्हाट्सएप ग्रुप से, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका पीडीएफ डालते रहता हूँ हर एक क्लास का डेली। तो आप वहाँ से भी फ़ायदा ले सकते हैं। डेली मैं 50-100 क्वेश्चन वहाँ पे अलग से टेस्ट लेता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। तो काफ़ी यूजफुल है, नॉलेजफुल है, ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न है सोडियम। देखिए, आपसे एग्जाम में हो सकता है जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो खनिज पदार्थ है हमारे बॉडी में, उसका लेवल कितना होना चाहिए। तो उसमें आपका विभिन्न प्रकार के तत्व मिलेंगे, ठीक है ना, जो हमारे बॉडी में मौजूद है वो किस लेवल में होना चाहिए, ये ज़रूरी है। उसके इम्बैलेंस से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए नॉर्मल रेंज कितना इन सब का होना चाहिए। देखिए, जैसे सोडियम है, तो सोडियम का जो नॉर्मल रेंज बॉडी में होना चाहिए वह होना चाहिए यहाँ पे 135 से 45 MEQ पर लीटर, MEQ पर लीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका यूनिट है, याद रखिएगा, MEQ पर लीटर। सोडियम पूछेगा 135 से 45 MEQ पर लीटर। ठीक है। पोटेशियम पूछेगा तो पोटेशियम बहुत कम चाहिए बॉडी में। पोटेशियम का समान स्तर 3.5 से 5 MEQ पर लीटर होता है, 3.5 से 5 MEQ पर लीटर होता है। ये सब देखिए, कोई भी वैल्यू वाला, कोई भी याद करने वाला, एग्जैक्ट मान वाला जो भी क्वेश्चन हो, उसको आप एक बार देखकर नहीं याद कर सकते हैं मन में। तो जब तक आप उसको 2 बार 3 बार वीडियो को आप अलग अलग समय पर नहीं देखेंगे, तब तक याद होना मुश्किल है। ओके, चलिए। तो पोटेशियम पूछेगा तो 3.5 से 5 होता है MEQ पर लीटर। सोडियम पूछेगा तो सीधा दिमाग में याद आना चाहिए, सोडियम ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो 135 से 45 MEQ पर लीटर। क्लोराइड का मान पूछेगा तो बॉडी में क्लोराइड जो है 96 से लेकर 106। ठीक है, क्लोराइड जो है सोडियम से थोड़ा सा कम। क्लोराइड Cl एक प्रकार से जो है आपका क्या है, इससे कम होता है, सोडियम से कम। क्लोराइड 96 से 106 MEQ पर लीटर। ठीक है। कार्बोनेट का बात करेगा, बॉडी में HCO3, तो कार्बोनेट बॉडी में मात्रम 22 से 26 जो है इतना होना चाहिए, 22 से 26 के बीच होना चाहिए। यह सब नॉर्मल वैल्यू है, याद रखना है। ठीक है। कैल्शियम की बात करेगा तो कैल्शियम चूँकि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यह आपका मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, mg प्रति DL होता है। DL मतलब डेसीलीटर, mg मतलब मिलीग्राम। तो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का समान रेंज होता है 8.5 से लेकर 10.5, 8.5 से लेकर 10.5 होता है, याद रखिएगा, mg प्रति DL में। उसके बाद मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम हमारे बॉडी में पोटेशियम से भी कम चाहिए। पोटेशियम को तो हम देखे भी हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि पोटेशियम हमें जो है 3.5 से 5 चाहिए MEQ पर लीटर, लेकिन पोटेशियम से भी कम हमें मैग्नीशियम चाहिए। देख लीजिए, 1.5 से लेकर 2.5 MEQ पर लीटर इसका औसतन जो है नॉर्मल रेंज होता है मैग्नीशियम का। ठीक है। फॉस्फेट का मैं बात करूँ तो फॉस्फेट जो है जो आपका कैल्शियम वाला था, वो वही यूनिट यहाँ पे आपके फॉस्फेट है। तो फॉस्फेट का 2.5 से लेकर 4.5 mg प्रति DL होता है। अब एक होता है अपना यहाँ पे आयोनाइज कैल्शियम, आयोनाइज कैल्शियम। तो आयोनाइज कैल्शियम होता है 4.5 से लेकर 5.5 mg प्रति DL। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा होता है सोडियम। सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, सोडियम, 135 से 45। इससे कम कौन सा है, तो इससे कम जो है आपका है क्लोराइड Cl वाला, 96 से 106। ठीक है, याद रखे हैं। इसके बाद इससे कम आप लोग देखे हैं, इससे कम जो है वह अपन है कौन सा, कार्बोनेट है। कार्बोनेट देखें ना, अभी 22 से 26, उसके बाद कार्बोनेट ही है। और बाकी पोटेशियम तो बहुत कम है, 3.5 से 5 है।
पोटेशियम से भी कम जो है अपन मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम तो 2.5 से लेकर जो है 4.5 तक है, देख लीजिए। 2.5 से लेकर मैग्नीशियम 1.5 से लेकर 2.5 है, 1.5 से लेकर 2.5। फॉस्फेट जो है आपका 2.5 से लेकर 4.5 mg/dl है। तो देखिए ये सब मान वाला जो चीज़ है ना, जब तक आप माइंड में एक बार देख कर सोचेंगे नहीं, फिर थोड़ा देर के बाद वीडियो ओपन करके एक बार रिवाइज नहीं करेंगे, 2 बार 4 बार दिन में नहीं ऐसे वीडियो को देखेंगे, तब तक ये मेरे एक बार बता देने से आपके दिमाग में नहीं, ये सब प्रैक्टिस वैल्यू वाला चीज़ प्रैक्टिस का होता है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएंगे, सीधी सी बात है। आगे है क्लोरीनेशन का अर्थ क्या होता है। तो क्लोरीनेशन का अर्थ होता है पानी में रोगाणु मारने के लिए क्लोरीन या इसके यौगिकों को मिलाना। आप लोग देखते होइएगा कि पानी में जो है आपको अलग अलग चीज़ मिला के पानी को पीने लायक बनाया जाता है। तो बेसिकली वह इसलिए मिलाया जाता है ताकि पानी में जो रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु है उसको नष्ट किया जा सके और पानी पीने योग्य बनाया जा सके, ठीक है ना। क्लोरीन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो क्लोरीन का मुख्य उद्देश्य होता है पानी में मौजूद जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव है जैसे बैक्टीरिया और वायरस, इसको नष्ट करना और पानी को स्वच्छ बनाना। समझ गए, यही क्लोरीन का मतलब होता है क्लोरीनेशन का। पानी की शुद्ध के लिए सबसे समान उपयोग होने वाला क्लोरीन का यौगिक कौन सा है। तो पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे समान जिसमें क्लोरीन मिला हो, क्लोरीन का यौगिक जो है वो ब्लीचिंग पाउडर होता है। लगभग 33% जो है आपके ब्लीचिंग पाउडर में लगभग 33% क्लोरीन मिला होता है, समझ गए ना। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम होता है, CaOCl2 होता है, याद रखिएगा। पानी में क्लोरीन की अनुशंसित मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो पानी में अनुशंसित रिकमेंडेड जो आपका होता है, पानी में क्लोरीन की जो रिकमेंडेड मात्रा होगा क्वांटिटी, वह 2 से 0 पॉइंट देख लीजिए 0.2 से 0.5 मिलीग्राम mg/लीटर, यानी 1 लीटर पर 0.2 से 0.5 मिलीग्राम जो है क्लोरीन होनी चाहिए, ये रिकमेंडेड है। और मैं बता दूं यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपकी बार स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में। भारत में क्लोरीन की जांच की विधि किससे की जाती है। तो ये ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। भारत में क्लोरीन की जांच किस विधि से की जाती है, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट, समझ गए। आगे है पानी में मुक्त क्लोरीन फ्री क्लोरीन की उपस्थिति कितनी होनी चाहिए। पानी में फ्री क्लोरीन मुक्त क्लोरीन की उपस्थिति कितनी होनी चाहिए। तो अभी मैंने बताया रिकमेंडेड जो होता है वह 0.5 mg/लीटर होता है। कॉन्टैक्ट टाइम 30 मिनट के बाद, यानी देख लीजिए यहाँ पे दिया है क्लोरीनेशन का प्रभावी समय, कॉन्टैक्ट टाइम क्या होता है। हमें क्वेश्चन में पूछा भी गया है, देख लीजिए कि अगर आप पानी में क्लोरीन मिलाते हैं तो वह कितना देर तक वह प्रभावी रह सकता है, इफ़ेक्टिव रह सकता है। तो 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टाफ नर्स में भी पूछे गए थे अब की बार, तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन कि कॉन्टैक्ट टाइम जो क्लोरीनेशन का होता है, क्लोरीन मिलाने के बाद जो संपर्क जो समय होता है वो 30 मिनट का होता है कम से कम, ठीक है। मात्रा पूछेगा तो पर लीटर 0.5 रिकमेंडेड होता है, याद रखिएगा। आगे है क्लोरीन का उच्चतम प्रभाव किस पीएच पर होता है, यानी क्लोरीन अपने हाई लेवल पीएच कितने पर पहुंच पाता है। तो पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के बीच, यानी क्लोरीन उच्चतम प्रभाव किस पीएच पर होता है। तो 6.5 से लेकर 7.5 तक क्लोरीनेशन का प्रभाव सबसे अधिक और हाई पर होता है। क्लोरीन की अधिक मात्रा से क्या हानि हो सकता है। अगर मान गए पानी में अत्यधिक क्लोरीन आप मिला देंगे मात्रा से ज़्यादा, तो उसका क्या हानियाँ होगा। पानी में गंध और स्वाद की समस्या हो जाएगी, साथ ही कुछ लोगों में त्वचा और आँखों में जलन हो सकती है। यानी क्लोरीन की मात्रा अगर पानी में आप ज़्यादा कर देंगे तो आपको उससे समस्या भी हो सकता है, समझ गए ना। क्लोरीनेशन का आविष्कार किसने किया था। तो क्लोरीनेशन का आविष्कार जो किया था 1905 में डॉक्टर जॉनसन ने पेयजल को रोगाणु रहित करने के लिए इसका उपयोग किया। यानी क्लोरीनेशन का मतलब होता है जल में क्लोरीन मिलाना। अब जल में क्लोरीन क्यों मिलाते हैं, तो पानी को स्वच्छ रोगाणु रहित करने के लिए मिलाते हैं ताकि पानी पीने लायक हो जाए और स्वच्छ हो जाए, ठीक है। बेसिकली क्लोरीनेशन का आविष्कार जो है 1905 में डॉक्टर जॉनसो के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम। ओके, आगे है हाउस होल्ड स्तर पर पानी की क्लोरीनेशन के लिए क्या प्रयोग होता है, यानी
घर के स्तर पर गृह स्तर पर पानी की क्लोरीनेशन के लिए क्या प्रयोग होता है? तो क्लोरीन की टैबलेट या ब्लीचिंग पाउडर, समझ गए ना। घर के स्तर पर एक टैबलेट आता है, पानी में रख दिया आदमी, वो पानी साफ हो जाता है, सूक्ष्म जीव जो भी होते हैं नष्ट हो जाते हैं, या फिर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, समान चिकित्सा वार्ड जनरल वार्ड में स्टाफ पेशेंट का अनुपात कितना होता है? यानी नॉर्मल वार्ड, जनरल वार्ड में मरीज और नर्स के बीचों की संख्या कितनी होती है? तो 6 मरीज पर एक नर्स जो है होती है। समझ गए, ध्यान से क्वेश्चन देखना है। अगर आपको दे देगा स्टाफ और पेशेंट का, तो स्टाफ, एक नर्स और 6 मरीज, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे मैं बढ़ता हूँ। आईसीयू में यह कितना हो जाता है? तो जो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, जहाँ पे मरीज को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल केयर होता है, वहाँ पे एक मरीज पर एक नर्स जो है होती है क्रिटिकल यूनिट में, ठीक है। आगे है, समान या सर्जिकल वार्ड में स्टाफ पेशेंट, समान या वही है, समान हो या सर्जिकल वार्ड हो, जहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है सर्जरी के बाद, तो वहाँ पे यही रेशियो चलता है, नॉर्मल वाला ही चलता है, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ। पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में स्टाफ पेशेंट का अनुपात कितना हो? देखिए यहाँ पे क्या पूछा, मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे है समान सर्जिकल वार्ड है, समान सर्जिकल वार्ड है, यानी ये भी समान है और सर्जिकल दोनों में अंतर है यह नॉर्मल वाला ही। तो नॉर्मल जैसे ही लगा गया तो 1:6 या 1:5 होता है। लेकिन मैं पोस्ट ऑपरेटिव का मैं बात करूं, तो पोस्ट ऑपरेटिव जो सर्जरी के बाद होता है, तो यहाँ पे 2 मरीजों पर एक जो है स्टाफ नर्स होती हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना है सर्जिकल पोस्ट ऑपरेटिव में, यानी सर्जरी के बाद। नर्सिंग सुपरवाइजर की ड्यूटी में प्रमुख कार्य क्या है? अगर मान गए कोई नर्सिंग सुपरवाइजर है, तो उसका प्रमुख ड्यूटी क्या है? तो नर्सों की शिफ्ट बनाना, मरीजों की देखरेख सुनिश्चित करना, वार्ड की व्यवस्था देखरेख करना। तो बेसिकली नर्सिंग सुपरवाइजर एक इंचार्ज होती है, जो या फिर यूँ कहा जाए तो मेट्रॉन होती है, मेट्रॉन के लेवल पर। तो ये सुपरवाइजर का काम होता है शिफ्ट ड्यूटी बनाना, मरीज को जो देख रेख हो रहा है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ निश्चित करना, और वार्ड की देख रेख करना, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में वार्ड राउंड का उद्देश्य क्या होता है? यानी वार्ड का राउंड क्या मतलब होता है? तो मरीजों की स्थिति का अवलोकन करना, नर्सिंग देखभाल की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। तो जो नर्स से ऊपर के पदाधिकारी होते हैं, वो वार्ड के राउंड लगाते हैं कि नर्स अपने ड्यूटी पर तैनात है या नहीं है, मरीजों को सही से केयर कर रही है कि नहीं कर रही है। तो एक गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करने के लिए वार्ड का राउंड जरूरी होता है, ठीक है। नर्सिंग ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नर्सिंग ऑडिट का मुख्य उद्देश्य होता है नर्सिंग सेवा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता की जांच करना। यानी ऑडिट का मतलब होता है कि कौन चीज़ कितना जो है इफ़ेक्टिव है, इसको पता लगाने के लिए ऑडिट किया जाता है, ठीक है। वार्ड में डायरी का क्या उपयोग होता है? तो किसी भी वार्ड में डायरी का उपयोग होता है इसलिए ताकि रोज़ाना की गतिविधि, समस्या और कोई घटनाओं को रिकॉर्ड कर सके, ठीक है। इसीलिए डायरी का उपयोग किया जाता है कि करेंट टाइम में जो भी सिचुएशन चल रहा है उसको नोट डाउन करने के लिए। एक नर्स की ड्यूटी में मुख्य कार्य कौन होते हैं? तो एक नर्स के ड्यूटी में मुख्य कार्य होता है दवा देना, चार्ट बनाना, डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना, मरीज पर निगरानी रखना। ये सब नर्स की एक बेसिक ड्यूटी होती है, ठीक है। आगे है, ऑपरेशन थिएटर में आदर्श स्टाफ पेशेंट अनुपात क्या होता है? यानी जब ओटी चल रहा होता है उस समय एक टेबल पर एक नर्स होती है एक ओटी में, ठीक है, याद रखना है। नर्सिंग मैनेजमेंट का पहला चरण क्या होता है? देखिए नर्सिंग प्रोसेस और नर्सिंग मैनेजमेंट में अंतर होता है। तो मैनेजमेंट में पहला चरण होता है प्लानिंग करना, योजना बनाना, ठीक है, पहला। वार्ड में इंचार्ज नर्स की क्या भूमिका होती है? तो किसी भी वार्ड में जो भी इंचार्ज होती है उसका काम होता है पूरे वार्ड का प्रबंध करना, स्टाफ का कोऑर्डिनेशन करना, मरीजों की देखभाल और गुणवत्ता पर निगरानी करना। ये इंचार्ज का काम होता है, ठीक है। इंचार्ज का ये भी काम होता है इंडेंट वगैरह कराना, ठीक है ना।
अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन समिति से रिलेटेड देखते हैं। जैसे पहली स्वास्थ्य समिति कौन सी थी, हेल्थ के सेक्टर में पहली कमेटी कौन सी थी? तो पहली कमेटी याद रखिए भोर कमेटी है, जो सबसे फर्स्ट कमेटी था हेल्थ के सेक्टर में। भोर कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो भोर कमेटी की स्थापना तो हुई 1943 में ही, लेकिन भोर कमेटी को जो बनाया गया था कमेटी जिस चीज़ के लिए, उसका रिपोर्ट जो है भोर कमेटी ने 1946 में सौंपा था। ठीक है ना, 1900 बना कब? 1943। रिपोर्ट अपना कब सौंपा? 1946 में। भोर समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चूँकि जो नाम था जोसेफ भोर, इन्हीं के नाम पर जो है इनका भोर कमेटी रखा गया, जोसेफ भोर के नाम पर। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले कि भोर कमेटी के अध्यक्ष इनमें से कौन सा थे, तो सीधा समझिएगा भोर कमेटी भोर जोसेफ भोर के नाम से ही बना था। भोर समिति के मुख्य सिफारिश क्या थी? तो जो भोर समिति ने मुख्य रूप से जो रिकमेंडेड किया, सिफारिश किया, यही किया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी की स्थापना और सामुदायिक स्वास्थ्य पर जोर देना। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भोर कमेटी ने किस चीज़ पर जोर दिया अपने रिपोर्ट में? तो भोर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में जोर दिया पीएचसी के ऊपर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर, और स्वास्थ्य और समुदाय पर जोर देने के लिए इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा था। आगे आता है मुदालियर कमेटी। तो मुदालियर कमेटी का गठन 1959 में होता है, याद रखिएगा। मुदालियर समिति का उद्देश्य था कि भोर समिति के सिफारिशों की समीक्षा करना, यानी जो भोर कमेटी ने बताया कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को अच्छा करना और सामुदायिक स्वास्थ्य को बेहतर करना, तो उनके सिफारिशों को समीक्षा करना यह मुदालियर कमेटी का काम था, जो 1959 में बनाया गया था। समझ गए? तो मुदालियर कमेटी ने किस चीज़ पर अधिक जोर दिया? तो जब समीक्षा किया मुदालियर कमेटी, तो उसके बाद मुदालियर कमेटी ने जोर दिया कि सेकेंडरी हेल्थ सर्विस को मजबूत करना चाहिए, यानी जो द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा है उसको मजबूत करना चाहिए। प्राथमिक को तो मजबूत करने के लिए भोर कमेटी ने ही जो है रिकमेंडेड कर दिया, तो द्वितीयक सेकेंडरी हेल्थ सर्विस को मजबूत करने के लिए मुदालियर कमेटी ने अपना योगदान दिया। आगे है चड्ढा समिति। चड्ढा समिति की स्थापना जो है 1963 में हुई। चड्ढा समिति, समझ गए? पहले आया भोर के बाद जो है आया कौन? मुदालियर, 1959। अब मुदालियर के बाद 1963 में चड्ढा समिति ने अपना जो है कमेटी दिया गया। चड्ढा समिति ने किस कार्यक्रम में एकीकरण की सिफारिश की? तो चड्ढा समिति ने परिवार कल्याण कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के जो है उन्होंने सिफारिश किया। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले कि बेसिकली चड्ढा समिति ने किस चीज़ का जो है रिकमेंडेड किया? तो चड्ढा समिति ने फैमिली प्लानिंग के ऊपर जो है ज़्यादा इन्होंने सिफारिश किया था। अब आता है जब 1963 हो जाता है चड्ढा समिति का, तो आता है करतार सिंह कमेटी 1973 में। करतार सिंह कमेटी का जो गठन है 1973 में किया गया। करतार सिंह ने क्या सिफारिश किया प्रमुखता रूप से? तो करतार सिंह का महत्वपूर्ण फैसला था मल्टीपर्पज़ वर्कर की नियुक्ति। तो अभी जो MLWP का जो आपका वर्कर का जो बहाली होता है, कहीं ना कहीं करतार सिंह कमेटी का ही जो है देन है, उनके ही सिफारिश का, कि मल्टीपर्पज़ वर्कर की नियुक्ति स्वास्थ्य क्षेत्र में होनी चाहिए। ये किसने कहा? करतार सिंह कमेटी ने। ठीक है। श्रीवास्तव कमेटी कब बना? तो श्रीवास्तव कमेटी 1975 में बना। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। श्रीवास्तव कमेटी का जो सिफारिश किया गया विलेज हेल्थ गाइड के बारे में, कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, मार्गदर्शक है, इनके बारे में इन्होंने सिफारिश किया। तो ये सारे चीज़ है, इन चीज़ों को आपको जो है ध्यान में रखना था। ठीक है ना। तो मैंने आपको सबके बारे में बता दिया, भोर कमेटी, मुदालियर कमेटी, ठीक है। उसके बाद जो है आपको मैंने बता दिया श्रीवास्तव कमेटी, करतार सिंह कमेटी। पहले याद रखिएगा, पहले क्या याद रखना है? भोर कमेटी। भोर 1943 में आया, 46 में रिपोर्ट अपना जो है सौंपा। उसके बाद 1959 में आया अपन मुदालियर कमेटी। मुदालियर कमेटी के बाद जो है आपका 63 में आया कौन सा? करतार सिंह कमेटी। ठीक है। 65 करतार सिंह कमेटी के बाद जो है 1900 आप देख लीजिए 1963 में आपका आया
नहीं 1963 में अपन आ गया चड्ढा कमेटी। चड्ढा कमेटी के बाद 1973 में 10 साल के बाद करतार सिंह कमेटी आया। करतार सिंह कमेटी के बाद 1975 में ही श्रीवास्तव कमेटी आया। तो ये सब कमेटी है जिसको आपको याद रखना चाहिए। जब तक वीडियो को आप 2 बार नहीं देखेंगे माय डियर, तब तक बहुत मुश्किल होने वाला है। आप किसी भी चीज़ को, मैं बता रहा हूँ, आप एएनएम कैंडिडेट है, आप अगर मेहनत नहीं करेंगे और आपको लगेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे पढूँ, क्या करूँ, तो वो सब बहाना आपको नहीं चलने वाला है। क्योंकि कंपटीशन है, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके बदले कोई नहीं पढ़ेगा। तो अभी जितना भी हो, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, भले ही घर के काम आप ना करें वो बेहतर है, लेकिन पढ़ाई 2 घंटे डेली थ्योरी को ज़रूर पढ़ें, ऐसे ऐसे टॉपिक, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग आते हैं तो आगे क्वेश्चन बढ़ता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना कब बनाई गई, नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब बनाई गई? तो 1983 में पहला नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में बना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है वह आपका क्या था? तो जो इसका उद्देश्य था हेल्थ फॉर ऑल, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो उद्देश्य था हेल्थ फॉर ऑल यानी सबके लिए स्वास्थ्य, यह 2000 में घोषित किया गया, याद रखना है, ठीक है। जन औषधि योजना की शुरुआत कब हुई? तो जन औषधि योजना की शुरुआत 2008 में की गई, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे है NHRC। NHRC होता है नेशनल हेल्थ रिसोर्स सेंटर। NHRC नेशनल हेल्थ रिसोर्स सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? तो यह जो है स्थापना स्वास्थ्य नीति व कार्यक्रमों में तकनीकी सहायता के लिए जो है NHRC की स्थापना की गई, ठीक है। स्वास्थ्य समितियों की सिफारिश का प्रभाव जो है किस योजना पर पड़ा? तो जो भी स्वास्थ्य समिति ने अलग अलग जो है, कोई कहा भाई PHC लाइए, कोई कहा जो है ये लाइए, ठीक है, अलग अलग स्वास्थ्य समिति ने अपने अपने तरीका से जो है चीज़ें रखा। तो उन सभी कमेटियों का प्रभाव ये पड़ा कि एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लाया। जितने भी मतलब स्वास्थ्य कमेटी में जो भी अपना कमेटी सौंपे, अपना रिकमेंडेड किया, उनमें ज़्यादातर लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या ज़्यादा देखा और सब ने कुछ न कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार के लिए, कोई विलेज हेल्थ गाइड के बारे में बताया, कोई पर्पज़ वर्कर के बारे में बताया, कोई बताया प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बताया। तो सब सीधा न सीधा जुड़ा हुआ गांव से ही था, ग्रामीण क्षेत्रों से ही था। इसलिए सभी कमेटी का सिफारिशों का एक प्रभाव ये पड़ा कि पूरे नेशनल लेवल पर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लागू किया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया गया। वर्तमान में भारत में कौन से स्वास्थ्य नीति है? तो 2017 स्वास्थ्य नीति अभी चल रही है वर्तमान में। आगे मैं बढ़ता हूँ तो आगे क्वेश्चन आता है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM से संबंधित। ये आपके जो ANM की बहाली आई है उसमें NUHM, RBSK, ठीक है, RBSK और SHC, ये 3 टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही 3 टॉपिक पर बहाली आपका ज़्यादा जो है दिया गया है। तो NUHM की शुरुआत 2013 में की गई, ध्यान से एकदम देखना है। NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। इस योजना का हिस्सा जो है आपका, यह योजना किसका हिस्सा है? तो चाहे वो आपका NRHM हो या फिर NUHM हो, दोनों योजना जो है आपके नेशनल हेल्थ मिशन NHM का ही हिस्सा है। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे है NUHM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो NUHM का मुख्य उद्देश्य है शहरी गरीबों को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना। NUHM का, चूँकि यह एक शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य मिशन है, जैसे NRHM है तो वह रूरल गांव वाले इलाका से जुड़ा हुआ है, तो उसी प्रकार से NUHM शहरी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य सुविधा है। तो इसका उद्देश्य है कि शहर के क्षेत्रों में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ देना। समझ गए? NUHM किन क्षेत्रों में लागू होती है? तो जहाँ पे 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे NUHM लागू किए जाते हैं। यानी जो ये नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है, यह वैसे क्षेत्रों में लागू किए जाते हैं जिस जिला की जनसंख्या जो है 50,000 से अधिक जो है
होते हैं। आगे है NUHM के अंतर्गत कौन कौन से घटक होते हैं, यानी NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंदर कौन कौन से घटक होते हैं। तो एक होता है शहरी PHC, ठीक है, एक मोबाइल मेडिकल यूनिट होता है, आशा और स्वास्थ्य मेले। तो यानी NUHM के अंदर शहरी PHC, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशा और स्वास्थ्य मेला, ये सब जो है आपके NUHM के घटक है, याद रखना है, ठीक है। आगे है IMNCI। IMNCI का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेंटल एंड चिल्ड्हुड इलनेस। याद रखना है, फुल फॉर्म भी हो सकता है, आपसे पूछ दे कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेंटल एंड चिल्ड्हुड इलनेस। अब आगे बढ़ते हैं, तो IMNCI का पूरा नाम क्या है। तो IMNCI का पूरा नाम अभी मैंने बताया, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेंटल एंड चिल्ड्हुड इलनेस। आगे बढ़ता हूँ, तो IMNCI का कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया। तो IMNCI का कार्यक्रम 2003 में ही शुरू कर दिया गया था, याद रखना है। IMNCI किन बीमारियों पर केंद्रित है। तो बेसिकली IMNCI डायरिया, निमोनिया, कुपोषण, बुखार, नवजात रोग, इन सब पर जो है आपको केंद्रित है IMNCI। IMNCI क्या है, इंटीग्रेटेड, अभी देखे हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेंटल एंड चिल्ड्हुड इलनेस, ठीक है। आगे है IMNCI किन किन बीमारियों पर केंद्रित है। डायरिया, निमोनिया, कुपोषण, बुखार, नवजात रोग, यानी बच्चा में जो समान रोग है, जो ज़्यादातर अटैक होता है बच्चा में, तो उन बीमारियों पर केंद्रित होता है। IMNCI किन वर्ग के बच्चों पर लागू है। तो जो बच्चा 0 से 5 वर्ष के बीच का होता है, उन पर यह IMNCI लागू होता है। नेक्स्ट है, IMNCI के 3 घटक क्या क्या है। तो बीमारियों की एकीकृत मैनेजमेंट, प्रबंध, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और परिवारों को शिक्षित करना। तो किसी भी कार्यक्रम का यही सब जो है क्या होता है, घटक होता है कि बीमारियों का प्रबंध करना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण देना और परिवारों को भी जो है शिक्षित करना। IMNCI का ये 3 महत्वपूर्ण घटक होता है। अब IMNCI हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे RBSK। RBSK होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है ना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब इस पर जो है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहिए RBSK, यह राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2013 में की गई थी RBSK के। ओके, आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे RBSK का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चूँकि यह एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, तो ये 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य की जांच और इलाज जो है आपको करवाता है, ठीक है ना। RBS के तहत कितनी बीमारियां की जांच होती है। तो RBS जो है 4DS पर काम करता है, ठीक है ना। RBS के 4DS पर काम करता है। 4DS का मतलब होता है, 4DS का मतलब होता है डिफिक्ट, डिजेज, डिफिशियंसी एंड डेवलपमेंट डिले। यानी D फॉर डिफेक्ट, D फॉर डिजेज, D फॉर डिफिशियंसीज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। डिफेक्ट मतलब कोई दोष हो जन्म से ही, डिजेज मतलब कोई बीमारी हो बच्चा में, डिफिशियंसी मतलब किसी चीज़ की कमी हो, और डेवलपमेंट डिले मतलब जो गर्भ में जो विकास है उसमें कमी हो, उसमें देरी से हो, तो ये डेवलपमेंट डिले के अंदर आता है। तो RBSK में बेसिकली 4DS का जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आगे मैं बढ़ूँ यहाँ पे माय डियर, तो आगे है, देख सकते हैं आप लोग RBS के अंतर्गत कितनी मोबाइल हेल्थ टीम होती है। तो RBSK के अंदर हर ब्लॉक में 2 मोबाइल यूनिट होता है, एक पुरुष डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर, प्लस ANM और फार्मासिस्ट, यानी हर ब्लॉक में 2 जो मोबाइल टीम हेल्थ टीम होता है उसमें पुरुष डॉक्टर 1, महिला डॉक्टर 1 और ANM 1 और एक फार्मासिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हेल्थ सब सेंटर, जिसे HSC हम लोग कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। हेल्थ सब सेंटर किसके अंतर्गत आता है। तो हेल्थ सब सेंटर जो होता है प्राइमरी हेल्थ केयर PHC के अंदर में आपको जो है, तो हेल्थ सब सेंटर बेसिकली PHC के अंदर आता है। एक HC, एक
एक एचसीसी कितनी जनसंख्या को कवर करता है, तो वही सब सेंटर का ही बात है। तो एक सब सेंटर मैदानी क्षेत्र के 5,000 के जनसंख्या, पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों की 3,000 के जनसंख्या को कवर करता है। एचसी में कितने स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, तो एक महिला एएनएम और एक पुरुष कार्यकर्ता एमपीडब्ल्यू, ठीक है। एचएससी में कौन सी दवाएं दी जाती है, तो एचएससी में कौन सी दवा दी जाती है, तो टीकाकरण दी जाती है, प्रसव के पूर्व और बाद में देखभाल की जाती है, परिवार नियोजन किया जा सकता है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये अपना जो है एचसी जो सब सेंटर है, बेसिकली इसमें कॉमन जो नॉर्मल चीज़ें होता है वो सारे चीज़ जो है लगभग थोड़ा बहुत कर दिया जाता है। सब सेंटर की निगरानी कौन करता है, तो पीएचसी का मेडिकल ऑफिसर जो होता है प्रभारी वही करता है। प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में मैं देखूँ तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा सबसे पहले किसने दी, तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की जो अवधारणा है सबसे पहले WHO और यूनिसेफ ने मिलकर दिया था, ठीक है। आगे है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की घोषणा किस सम्मेलन में हुई, तो प्राइमरी हेल्थ केयर के जो समिट था, जो सम्मेलन था, उसमें जो घोषणा है वह 1978 में आलमा आटा के जो है कॉन्फ्रेंस में, आलमा आटा के सम्मेलन में 1978 में जो है घोषणा किया गया। आलमा आटा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आलमा आटा का मुख्य उद्देश्य था कि 2000 तक हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य का जो है लक्ष्य प्राप्ति करना, यह आलमा आटा का मेन लक्ष्य था। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कितने तत्व होते हैं, सबको पता है कि टोटल 8 एलिमेंट होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का पहला तत्व जो होता है वह स्वास्थ्य एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का दूसरा तत्व पोषण और सुरक्षा, फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशनल होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का तीसरा जो तत्व है स्वच्छ जल और बुनियादी स्वच्छता, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, यह काफ़ी जो है आपको ज़रूरी था, ठीक है। आगे है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का चौथा तत्व कौन है, चौथा एलिमेंट, तो चौथा एलिमेंट मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, MCH और परिवार नियोजन जो है आपका मेन जो है यहाँ पे क्या है रहने वाला है टॉपिक, ठीक है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का चौथा तत्व है कि मातृ और शिशु का स्वास्थ्य सेवा, MCH और परिवार नियोजन जो है ये आपके चौथा तत्व के अंदर होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का पांचवा तत्व क्या है, तो पांचवा तत्व है बीमारियों के प्रति टीकाकरण, ये पांचवा फैक्टर है। आगे है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का छठा तत्व कौन है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का छठा तत्व जो है वह आपका कौन है, समान बीमारी और चोटों का उपचार, ठीक है। समान बीमारी और चोटों का उपचार, यह छठा तत्व है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सातवां तत्व है आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता, यानी मरीज के लिए जो भी नॉर्मल दवाई है उपलब्ध होनी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का आठवां तत्व है स्थानिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रोत्साहित करना, हेल्थ एजुकेशन देना, ठीक है। आगे है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत कितने हैं, टोटल जो है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का पहला सिद्धांत है समानता और सामाजिक न्याय, यानी सबके साथ जो है इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दूसरा सिद्धांत क्या है, समुदाय की सहभागिता, आप सबके साथ इक्वल आप व्यवहार करेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि समुदाय की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उसके लिए भी आपको काम करना पड़ता है। तीसरा सिद्धांत जो है वो है अंतः विभागीय समन्वय, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, यानी अलग अलग जो है यहाँ पे अलग अलग जो सेक्टर है उससे समन्वय बना के स्वास्थ्य के क्षेत्र को और ज़्यादा विस्तृत करना। चौथा सिद्धांत है उपयुक्त तकनीकें का प्रयोग करना। तो बेसिकली यहाँ पे जो है आप लोग जो है देख सकते हैं कि चौथा प्राइमरी हेल्थ केयर का जो सिद्धांत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग करेंगे मरीज को देखरेख में, ताकि चीज़ें जल्दी बेहतर होगा, समझ रहे हैं ना। आगे है देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सबसे छोटा इकाई क्या है, तो सब सेंटर होता है सबसे छोटा। उसके बाद है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत में कौन सी योजना लागू की गई थी, तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत में जो योजना लागू की गई थी वह NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 के अंदर में, ठीक है।
आगे है पीएचसी का पूरा नाम क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर नाम है, ठीक है। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक पीएचसी कितना जनसंख्या करता है, तो 30,000 से जो है आपको लेकर 20,000 के जनसंख्या पर। एचसी यानी सब सेंटर कितनी जनसंख्या के लिए होती है, तो 5,000 से 3,000 के जो है, यहाँ पे 5,000 से लेकर 3,000 के जनसंख्या पर एक एचएससी सब सेंटर होता है। आगे भारत का पहला स्वास्थ्य केंद्र कब शुरू हुआ, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कब शुरू हुआ, 1952 में शुरू हुआ था पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ओके। हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, यानी 2000 में ये नारा दिया गया था कि 2000 में सबके लिए स्वास्थ्य होगा। ऐसी नारा किस समिति ने दिया, WHO के द्वारा दिया गया था। किस सम्मेलन में, अल्मा आटा के सम्मेलन में, जो कि कब हुआ था, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि वह अल्मा आटा का सम्मेलन जो है हुआ था, जिसमें बताया गया था हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है ना, हेल्थ फॉर ऑल, जहाँ पे सभी के लिए स्वास्थ्य की बात करी गई कि 2000 ईस्वी तक सबके लिए स्वास्थ्य हो, ऐसी नारा दी गई थी, ठीक है, अल्मा आटा के द्वारा। और यह 1978 में घोषणा की गई थी अल्मा आटा के सम्मेलन में। ओके। आगे है WHO ने कहा कि भाई WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है, तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होने की एक स्थिति है। WHO ने कहा कि स्वास्थ्य हेल्थ जो है मानसिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से पूर्णतः स्वस्थ होने की एक स्थिति स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक है। अब आइए हम कुछ डाइजेस्टिव जूस से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। डाइजेस्टिव जूस से रिलेटेड क्वेश्चन में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, मुंह से शुरू होती है। मुंह में कौन सा पाचक रस स्रावित होता है, लार, जिसे सलाइवा बोलते हैं, यह मुंह में पाचन का काम करता है, ठीक है ना। लार किस ग्रंथि से निकलती है, सैलिवरी ग्लैंड से निकलती है, लार ग्रंथि से निकलती है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, अब जो लार निकलता है उसमें एंजाइम होता है जो भोजन को लुगदी बनाता है, हल्का सा पाचन में मदद करता है, तो होता है टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज होता है, ठीक है, याद रखिएगा, लार में टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज होता है। टाइलिन किसका पाचन करता है, तो टाइलिन बेसिकली कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन करता है, इसका ध्यान में रखना है, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का करता है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ पेप्सिन किसका करता है, प्रोटीन का करता है, ठीक है, तो दो याद हो गया, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट। अमाशय में कौन सा पाचक रस बनता है, तो पेट में गैस्ट्रिक जूस बनता है। और गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो गैस्ट्रिक जूस में जो जो एंजाइम होते हैं वो अपन होता है पेप्सिन, रेनिन और HCl, ये तीन महत्वपूर्ण एंजाइम होता है जो गैस्ट्रिक जूस में होता है। और गैस्ट्रिक जूस जो है कहाँ बनता है, तो अमाशय में बनता है गैस्ट्रिक जूस, जिसे पाचक रस बोलते हैं। ओके। पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, मैंने अभी ऊपर बताया। HCl के क्या काम है, तो HCl का काम है भोजन को अम्लीयता बनाता है और बैक्टीरिया को नष्ट करता है, समझ गए, क्योंकि HCl काफ़ी पावरफुल अम्ल होता है, यह जो भी सूक्ष्म जीव भोजन में होता है उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। छोटी आंत में कौन सा रस आता है, तो छोटी आंत में जो रस आता है वह पैंक्रिएटिक जूस होता है या इंटेस्टाइनल जूस होता है, आंत्रीय जूस या अग्नाशय जूस होता है, समझ गए। छोटी आंत में ये दोनों गैस आता है, सॉरी रस आता है। अग्नाशय रस, पैंक्रिएटिक रस किस अंग से निकलता है, नाम से ही है अग्नाशी रस, यानी अग्नाशय से स्रावित होगा, समझ गए, तो ये पैंक्रियाज से, पैंक्रिएटिक जूस पैंक्रियाज से रिलीज होता है। आगे है अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है, सारे रस सब में एंजाइम होता है, तो अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करेगा, समझ गए। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज किसका करता है, फैट का करता है, समझ गए, लाइपेज किसका करता है, फैट का। और इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। पित्त रस कहाँ बनता है, तो पित्त यकृत में, लीवर में बनता है। पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है, तो पित्त बनता तो भले लीवर में है, लेकिन कलेक्शन जो होता है गाल ब्लडर में, पित्ताशय में होता है। आगे है पित्त रस में कौन सा एंजाइम होता है, तो पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, यहाँ पे साल्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पित्त रस का क्या काम है, तो यह वसा का, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। पित्त रस क्या करता है,
इमल्सिफिकेशन करता है फैट का, ठीक है, फैट वसा का। आंत्र रस इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से निकलता है, तो छोटी आंत के दीवार से निकलता है, क्योंकि आंतरीय रस है तो आंत से ही निकलता है। आंत्र रस में कौन से एंजाइम होते हैं, माल्टोज होता है, माल्टेज होता है, सुक्रेस होता है, लैक्टेस होता है, एरिप्सिन होता है। ये सारे जो है माल्टेज, सुक्रेस, लैक्टेस, एरिप्सन ये सब आंत से निकलने वाला एंजाइम है। सुक्रेस किसका पाचन करता है, तो सुक्रेस जो है सुक्रोज के पाचन करता है, गन्ने की चीनी का। माल्टोज किसका पाचन करता है, सॉरी माल्टेस, माल्टेस जो है माल्टोज का पाचन करता है, नाम से ही सब स्पष्ट है। और लैक्टेस किसका पाचन करता है, तो लैक्टोज दूध के चीनी यानी दूध के पाचन करता है कौन, लैक्टोज, ठीक है। पाचन क्रिया में कुल कितने प्रकार के रस भाग लेते हैं, तो कुल 5 प्रकार के। लार, गैस्ट्रिक रस में समझ गए, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन समझ गए ना, एमाइलेज और लाइपेज, तीनों गैस्ट्रिक है। पित्त रस में कुछ नहीं होता है। अग्नाशय रस में आप लोग को समझा दिया क्या क्या होता है। और आंत्र रस बता ही दिए, आंत्र रस में कौन कौन होता है, लाइसेज, लाइपेज पाचन करेगा, ठीक है, लैक्टेस लैक्टोज को पाचन करेगा, समझ गए। तो ये सब आंतरीय जो आंत से निकलता है, ठीक है। पूर्ण पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, तो पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण जो है आपके छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और अवशोषण होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ हार्ड चीज़ें हैं, चलिए उसको जो है मैं यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आता है प्राइमरी हेल्थ केयर वाला, थोड़ा सा यहाँ पे सिद्धांत वगैरह हार्ड है, देख लीजिए। देखिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो अवधारणा दिया गया, WHO और यूनिसेफ ने मिल के दिया, समझ गए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की जो घोषणा की गई वह आल्मा अट्टा के सम्मेलन 1978 में किया गया, ठीक है। आल्मा अट्टा का मुख्य उद्देश्य था कि सभी के लिए स्वास्थ्य 2000 ईस्वी तक सबके लिए स्वास्थ्य हो, ऐसा उद्देश्य रखा गया, लक्ष्य रखा गया, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में प्राइमरी हेल्थ केयर के कुल 8 कंपोनेंट हैं, 8 घटक है, तत्व है। 8 घटक में पहला तत्व है हेल्थ एजुकेशन का। आप कहीं से भी कोई याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सीरियली पहला दूसरा दिया है, आप ध्यान दीजिए। देखिए हेल्थ एजुकेशन होता है, पोषण की सुरक्षा होती है, ठीक है, स्वच्छ जल और बुनियादी स्वच्छता होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा और परिवार नियोजन। आगे है टीकाकरण, ठीक है। उसके बाद आगे है सामान्य बीमारियों और चोटों का उपचार, ठीक है। और उसके बाद आवश्यक दवाइयों के उपलब्धता। एंड नेक्स्ट और लास्ट है स्थानीय रोगों को रोकथाम और नियंत्रण। तो ये सब जो है बेसिकली देखिए कैसे याद रखिएगा, 8 कंपोनेंट याद रखने का क्या तरीका है। देखिए सबसे पहले हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी बीमारी को रोकथाम करने के लिए टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो प्राथमिक केयर में पहले टीकाकरण कर दिया जाएगा किसी भी बीमारी का। दूसरा चीज़ है हर व्यक्ति को चाहिए कि अगर उसे अच्छा स्वास्थ्य रखना है तो उसे एक अच्छे पोषण और सुरक्षित पोषण मिले। तो पोषण न्यूट्रिशन जो है इसका कंपोनेंट है, सुरक्षित और यानी सुरक्षित पोषण, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट है सुरक्षित जल, पेयजल की व्यवस्था और बुनियादी सुविधा। तो पेयजल की उपलब्धता और बुनियादी स्वच्छता ये भी होना चाहिए, क्योंकि भाई पानी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सुरक्षित पानी, एक साफ़ सुथरी पेयजल तो होनी चाहिए ना, ये चीज़ें हैं। दूसरी नेक्स्ट चीज़ें कहा जाता है यहाँ पे, ये सब कॉमन है, दिमाग लगा के, चूँकि प्राइमरी है, ये कोई आपका स्पेशलिस्ट देखभाल नहीं है। तो प्राइमरी है तो जो हमें प्राथमिक रूप से चाहिए बीमारी को लड़ने के लिए, बीमारी से रोकथाम के लिए, वो तो ज़रूरी है। तो हमें शुद्ध जल, सुरक्षित पानी मिले ज़रूरी है, सुरक्षित पोषण मिले, बढ़िया पोषण मिले वो भी ज़रूरी है, टीकाकरण ज़रूरी है, लोगों में चीज़ें को अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा ज़रूरी है। तो भाई स्वास्थ्य शिक्षा भी यहाँ पे हम देंगे, ठीक है। कुछ सामान्य बीमारियाँ जैसे गांव घर में चोट उट लग जाएगा तो ऐसा थोड़ी ना हम तुरंत जो है चले जाएंगे बड़े अस्पताल में। तो कम से कम सामान्य रोगों के चोटों का प्रबंध जो है होना चाहिए, तो उसके लिए होता है, ठीक है। उसके लिए दवाइयाँ वगैरह ये चीज़ें होता है, चोट का प्रबंध सामान। उसके बाद कुछ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता ज़रूरी है तो वो भी होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट में होता है स्थानीय रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, यानी संक्रामक बीमारियों की नियंत्रण और रोकथाम। तो ये आसान बात है, 8 आप बिल्कुल सोच के भी याद कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे है जो मैं बता दूँ कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में आप लोग को पता होना चाहिए कुल 4 सिद्धांत है। 4 सिद्धांत क्या-क्या है यहाँ पे देख लीजिए। समानता और सामाजिक न्याय, यानी सबके लिए इक्वलिटी हो, सबके साथ आप न्याय करें। ऐसा ना है कि आपका आदमी आ जाए तो उसको आप अच्छे से देखेंगे, भरपूर दवाई देंगे, और कोई दूसरा आपके जान पहचान का नहीं होगा तो उसको ऐसे ही भगा देंगे। तो इक्वलिटी हुआ नहीं, समानता और सामाजिक न्याय ज़रूरी है। नेक्स्ट सिद्धांत है समुदाय के सहभागिता, यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले प्राइमरी हेल्थ केयर में, ये ज़रूरी है। तीसरा सिद्धांत है कि अंतः विभागीय समन्वय, यानी आप जहाँ काम करते हैं अलग अलग सेक्टर से समन्वय होना चाहिए। नेक्स्ट है उपयुक्त तकनीक का प्रयोग, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर में जो भी टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। मशीन खरीद कर आया अस्पताल में और लोग उसका उपयोग ही नहीं कर पाए तो बेकार ही हो जाएगा। तो उपयुक्त तकनीक का उपयोग बहुत ज़रूरी होता है। तो यही इसका सिद्धांत है, समझ गए ना। तो मैंने इसको आपको बता दिया ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।